हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरे सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ है। आज मैं आप सबसे ये बात करने वाली हूँ कि उनके लिए भी बात करने वाली हूँ जिनका जो टीआरई 4 में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, यानी कि उससे पहले उन्होंने टीआरई 1, 2 और 3 में अपीयर नहीं हुआ है। मतलब उन लोगों ने ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं हुए हैं। और दूसरा, मैं उन लोगों की भी बात करने वाली हूँ जो टीआरई 1, 2, 3 में लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं बट उनके मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन थोड़े थोड़े नंबर से छूट जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि जो नए कैंडिडेट्स हैं जो टीआरई 4 के लिए फ़र्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका सीटेट एस्टेट क्लियर है बट वो पढ़ाई करना चाहते हैं बट उनकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैंने एक 10 रीजन्स व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल इन एग्ज़ाम वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप ज़रूर वॉच आउट करिएगा। मैं हर लोगों को सजेस्ट करती हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमें अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियों से हम चूक रहे हैं या फिर जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए ताकि फर्स्ट टाइम में ही हम सिलेक्शन ले लें। एक वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट शुड यू नॉट डू टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग को लग रहा है कि टीआरई 3 में भी मेरा नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों के मन में एक निराशा की भावना होगी। आई कैन टोटली रिलेट विद दैट, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट थी और जब मुझे जॉब नहीं लगा था तो मुझे कैसा फील होता था। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट, आई कैन टोटली फील इट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई सेट नहीं करना है कि मैं आज से पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे 8 या 10 घंटे आज से ही पढ़ाई शुरू करनी है। नहीं माय फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला ये सोचना है कि हमें स्टार्ट स्लो, यानी कि हमें स्लोली स्टार्ट करना है। विल स्टार्ट स्लोली, मैं धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू करूँगी या करूँगा। सपोज दैट कि अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं 1 महीने से या फिर 2 महीने से, या फिर जब से एग्ज़ाम हुआ है अब पढ़ने की मतलब इच्छा नहीं हो रही, या फिर टीआरई 4 कैंडिडेट भी इस डर से नहीं पढ़ रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा या फिर क्या होगा पता नहीं, इतने सारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैसे प्रिपेयर करूं, मतलब सोचने में ही टाइम बीत जाता है। तो आपके लिए सबसे पहली सलाह है कि आप स्लोली स्टार्ट करिए, यानी कि आप जो है वो पर डे कुछ नहीं, बस आप 7 डेज़ के लिए बस इतना टारगेट रखिए कि मतलब 2 डेज़ के लिए जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको आप देख लेंगे तो पहले स्टार्टिंग का आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और लेकिन आपको जब स्टार्ट करना है तो आप पहले स्टार्ट स्लोली, यानी कि सोचिए कि मतलब 2 दिन या फिर आज मैं 2 या 3 घंटे पढ़ूंगी, या फिर आज मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगी, आज मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ूंगी। अगर आपकी एकदम इच्छा नहीं हो रही है पढ़ने की तो आप ये सोचिए कि आज मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और बस आप 1 घंटे पढ़ाई करिए और 1 घंटे पढ़ाई करिए लगातार। अगर मान लीजिए आपको उस 1 घंटे में भी कंटाल आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका मन एकदम बोर्ड हो चुका है, तो आप उसको क्या करिए, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करिए। व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक, कि इसमें होता है कि 2 शिफ्ट होता है, 2 तरह की पोमोडोरो टेक्निक का अप्लाई करते हैं हम लोग स्टडी में कि सबसे पहले है कि या तो आप 25 मिनट्स पढ़ाई करिए और 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, या फिर 50 मिनट्स पढ़ाई करिए और 10 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए। तो आज आप पहले दिन पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटे की पढ़ाई को 25 मिनट्स पढ़ाई करिए और 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट्स पढ़ाई करिए। तो इससे आपका 1 आवर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपने इतना मतलब पढ़ाई की है, और कुछ नॉलेज भी हो जाएगा और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी
आई एम सेइंग विद दिस माई एक्सपीरियंस डियर, बिकॉज मैं एक प्राइवेट ट्यूटर भी थी, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती थी, वहाँ से आके पढ़ाई करना, मैं ट्यूशन एक कोचिंग भी लेती थी तैयारी के प्रिपरेशन के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैनेज करना पड़ता होगा। हाँ, मैं बेशक एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, बट आई एम अ गर्ल और मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट थी। तो मुझे समझ में आता है कि जो हाउसवाइफ्स भी हैं उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता होगा। फैमिली प्रेशर है, हस्बैंड्स हैं, बच्चे हैं, खुद की पढ़ाई है, खुद की करियर का टेंशन है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता होगा। और इतना होने के बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो और भी मतलब वो डाउन हो जाते होंगे। तो वैसे नहीं करना है, आप इस तरह से पढ़ाई करिए। आप अगर इस तरह से 1 घंटे पढ़ लेंगे ना, फिर आपको इच्छा जग जाएगी कि थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, इंटरेस्ट जग जाएगा, तो आप उससे ज़्यादा भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरा आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला है कि थोड़ा मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप 3 बजे या 4 बजे ही उठें, लेकिन आपको जब कंफर्टेबल हो, जैसे जब कंफर्टेबल यानी ट्राई करिए कि आप 6 बजे से पहले उठ जाइए। बेशक मैं यही कहूँगी कि 5 AM तक आप उठ जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 बजे उठेंगे आप, तो उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद 15 मिनट फ्रेश होने के बाद सबसे पहला है कि बिना कोई भी एक्स्ट्रा और फालतू वर्क किए हुए अपने पढ़ाई में लगा दीजिए। यानी कि मॉर्निंग का नहीं, कम से कम 1 आवर आप पढ़ाई में ज़रूर लगाइए। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ईजी होगा, मॉर्निंग में 1 आवर पढ़ाई को लगाना, 2 आवर्स भी लगा सकते हैं। जो वर्किंग पर्सन है यानी कि जो पढ़ाई के साथ तैयारी जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो उनको करना यही है कि मॉर्निंग में जितने बजे से आप काम करना शुरू करते हैं, 6 बजे से करना शुरू करते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 5:30 से करना शुरू करते हैं तो 4:30 में उठ जाइए। थोड़े दिन कष्ट कर लीजिए, बट क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग में 1 आवर की पढ़ाई कर लेंगे ना, तो आपके लिए ये आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही आपकी अच्छी हुई है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और मॉर्निंग में जब आप पढ़ लेंगे, फिर वर्क फिनिश करने के बाद पढ़ लीजिए 2 घंटे का। जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हाउसवाइफ्स हैं तो आप मॉर्निंग का काम कर लीजिए। मॉर्निंग के काम के बाद आप 2 घंटे स्टडी में लगा लीजिए, फिर उसके बाद अपने पढ़ाई कर लीजिए, स्टडी करने के बाद फिर अपना काम कंटिन्यू कर लीजिए। फिर शाम में 1 घंटे 1.5 घंटे की शिफ्ट लगा लीजिए, रात में 2 घंटे की शिफ्ट लगा दीजिए। इस तरह से आपका 6 से 7 घंटा 8 घंटे की पढ़ाई कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको थोड़ा सा ये करके चलना होगा कि थोड़े से अपने काम में कटौती करनी होगी और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो चाहे वो वर्किंग एक्सपीरियंस हो, वर्किंग एक्सपीरियंस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउसवाइफ पे, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, तो 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं 3rd पॉइंट की बात करती हूँ। आप जब इस तरह से करेंगे और उस 10 रूल्स को ज़रूर फॉलो करिएगा जो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब मैं उनकी बात कर लेती हूँ जो बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर भी उनका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मैंने ये भी बात की थी कि उनका बेसिक्स अच्छा नहीं है। अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मैंने यही कहा कि डोंट सेट हाई स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड को हाई नहीं रखिए। अगर आप अभी मॉक लगा रहे हैं तो मॉक लगाते टाइम अपने स्टैंडर्ड्स को हाई सेट मत करिए कि आज ही फर्स्ट डे मैं मॉक दे रही हूँ और मैं 80 और 90 मार्क्स लेके आऊँगी। नहीं, फर्स्ट डे आप 50% मार्क्स का स्टैंडर्ड रखिए फर्स्ट मॉक में या फर्स्ट सेट में। जब 50% हो जाए तो फिर ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आप मॉक्स लगाएंगे उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको आराम से करना है, समझ के करना है, टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। और मॉक्स लगाते टाइम भी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि मॉक्स लगाते टाइम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। और इस तरह से आप कर सकते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ कर सकते हैं मार्क्स को। और
जो आपका क्वेश्चंस मिस्टेक हो रहे हैं उनको एनालाइज करके आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अराउंड के सारे क्वेश्चंस को देख के आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और बुक्स के इन डेप्थ स्टडीज़ करके आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग फोर्थ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर हम लो फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, अपने मोटिवेशन को जारी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने वाई को क्लियर करिए। वाई हमारा क्या है, यानी कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। अपने इस एग्ज़ाम के लिए आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको खुद के लिए पैसा चाहिए, आपको खुद के कपड़े के लिए पैसा चाहिए, आपको फैमिली के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के लिए मतलब कि बच्चों यानी कि छोटे भाई बहन के लिए पैसा चाहिए, मैरिड हैं तो अपने वाइफ के लिए पैसा चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए पैसा चाहिए। अपने वाई को क्लियर करिए, WHY को क्लियर करिए कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, और देखिए कि आपका मोटिवेशन कैसे स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो मोटिवेशन के डाउन रहने का रीज़न है वो ये है कि हम लोग अपने डाइट को भी मेंटेन नहीं रखते हैं, यानी कि आपको डाइट को अच्छा रख के आप अपने मोटिवेशन को अप रख सकते हैं। यानी कि आपको ट्राई करिए कि 6 से 6.5 घंटे की नींद जरूर लीजिए, पॉसिबल हो तो 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि नींद जो होता है वो हमारे प्रेपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट हाँ, जो वर्किंग होंगे और जो उस वर्क के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, या फिर जो हाउस वाइफ्स होंगे वो वर्क के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए मुश्किल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नाइट टाइम में आप 5 आवर्स और दिन के टाइम आप 20 मिनट्स का नैप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो मॉर्निंग जब डे टाइम में 20 मिनट्स का जो नैप होता है वो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर देता है। डाइट को थोड़ा अच्छा रखिए, यानी कि ज़्यादा तला भुना चीज़ नहीं खाइए, स्पाइसी चीज़ें नहीं खाइए, ताकि आपका बॉडी जो है एकदम फ्रेश रहे और अच्छा रहे और उसका एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट रहे। उसके बाद है कि एक और चीज़ आप कर सकते हैं, डेली आपको 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए, 3 से 3.5 लीटर पानी पीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इन सब से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, बट ऐसा होता है कि आप जैसा खाते हैं वैसा ही आपका विचार हो जाता है, वैसा ही आपका तन होता है, वैसा ही आपका मन होता है। तो बॉडी अगर अंदर से क्लीन रहेगी, हील्ड रहेगी, मतलब अगर आपके बॉडी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल खुद अपने आप बूस्ट रहेगा। और जब एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगा तो आप किसी भी काम को 100% मन लगा के कर सकते हैं। अक्सर ये क्या होता है कि हम अपने बॉडी के एनर्जी लेवल डाउन होने के कुछ और रीजन्स होते हैं, हम उसको कुछ और से लिंक कर लेते हैं, और इसी चक्कर में हमारा जो है जितना इफेक्टिव हमारा स्टडी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। दिस ऑल थिंग्स जो मैं बता रही हूँ वो आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। इतने सालों में मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो मैं उन सब को जोड़ के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ फॉर न्यू अपडेट्स, क्योंकि मैं हमेशा नए नए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी, तो आप उसे सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको क्या है, मोटिवेशन को अप रखने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअली जोड़ सकते हैं। डेली आपको पर डे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, मॉर्निंग में जब आप उठें तो ऊपर वाले के लिए को आप थैंक यू ज़रूर बोले उस दिन के लिए, और उनसे अपने डे की स्टार्टिंग के लिए, डे को स्टार्ट करने के लिए, पूरे डे को अच्छा रखने के लिए, आपकी जर्नी में उन्हें हेल्प करने के लिए भी उनको धन्यवाद दें, और उनसे ऐसी दुआ मांगें कि आपको वो पूरे डे, पूरे अपने करियर की तरफ आपको एकदम मोटिवेटेड रखें और आपको हेल्प करें। ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स सो मच। ट्रेंड में जो है हमारा कि मेडिटेट करना क्यों ज़रूरी, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं है 30 मिनट्स और 1 आवर के लिए मेडिटेट करना, बट आप इस तरह से कर सकते हैं कि पर डे 5 to 10 मिनट्स के लिए ग्रेटफुलनेस शो कर सकते हैं ऊपर वाले से, और उनसे हेल्प मांग सकते हैं आपकी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए।
चलिए नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने स्टडीज़ को, अपने गोल को पाने के लिए और क्या करना है। अपने एनर्जी लेवल को कंजर्व रखना है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करके रखना है, यानी कि वेस्ट नहीं करना है इसको फालतू फालतू बातों में, बस अपने पढ़ाई में लगा के रखना है, अपने आप में कंटिन्यू करके रखना है। और एक और क्वेश्चन लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं एक पैटर्न वीडियो लेके आऊँगी कि सीटेट को कैसे क्लियर करना है। और जो टीजीटी हिंदी और मैथ्स की वीडियो है वो भी मैं लेके आऊँगी। कल मैं टीजीटी मैथ्स की वीडियो अपलोड कर दूँगी। मैं उसे रेडी ही कर रही थी सिलेबस के लिए, इसलिए बुक्स यहाँ पे रखे हुए हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी कल, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। और हाँ प्लीज़ फ्रेंड्स, फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, अपने टाइम को मैनेज करिएगा, अपने स्टडी स्केड्यूल को अच्छे से बनाइएगा और सोर्सेज को फाइंड आउट कर लीजिए, सिलेबस को गैदर कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट है, मैंने टीजीटी साइंस की डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो मैंने उसमें डाल रखी है, यूट्यूब पे डाल रखी है। आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा कि कोई भी यूनिट जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सी बातों को पढ़ना है, आपको ध्यान से कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। और एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि वो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या बैच लेना ज़रूरी है, आपने 6 to 8 के लिए कौन सी बैच ली थी या फिर कुछ भी। तो मैं बात कर लेती हूँ अपने बारे में। तो मेरा जो है TRE 1 में भी सिलेक्शन हो गया, PRT के लिए TRE 1 में 65+ मार्क्स आए थे और मेरा जो है उसमें सिलेक्शन हो गया था, बट बीएड की वजह से मुझे उसमें से बाहर कर दिया गया। तो अभी जो है मेरा TRE 2 में सिलेक्शन हुआ था 6 to 8 में, और 6 to 8 में मेरे 70 मार्क्स आए थे। मैंने ट्राई भी किया उसको डाउनलोड करने का। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ कि मेरी ज्वाइनिंग के बाद मेरी फ़ोन जो है वो चोरी हो गई, तो उसके बाद वो सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो गायब हो गए। जिस मेल से मैंने सेव कर रखा था वो भी उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं था, तो वो भी फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं थे। मैंने ट्राई किया बट वो डाउनलोड नहीं हुआ। तो अभी फ़िलहाल मेरा 6 to 8 में मैथ साइंस पोजीशन के लिए सिलेक्शन हुआ है। और जो मेरी पोस्टिंग है वो यहीं मधुबनी में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो मैंने जो इसके लिए कोई भी बैच नहीं लिया था। मुझे क्या हेल्प किया इसमें, मुझे जो TRE 6 to 8 के सिलेक्शन में मुझे जो हेल्प मिली है वो हेल्प मिली है मुझे बच्चों को पढ़ाने की वजह से। मैंने बेसिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मैं बच्चों को साइंस पढ़ाया करती थी। और मैं इसमें टीचिंग फील्ड में मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से ही मैं टीचिंग कर रही हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती थी, मैं स्कूल जाती थी, तो स्कूल में मैं 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाती थी। तो इस वजह से मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया है। स्टार्टिंग में मैंने 1 to 5 तक के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो वो मेरे बेसिक्स जो है इसी वजह से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। मेरा पहले का पढ़ाई मतलब मेरे दिमाग में इसी वजह से बैठा रह गया। और मैंने कोई बैच नहीं लिया है फ्रेंड्स। आप भी बिना बैच लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू टेक अ बैच। अगर हाँ आपकी जो बेसिक्स है वो बहुत वीक है, तब आप बैच प्रेफर कर सकते हैं। अगर 6 to 8 के लिए बैच लेना चाहते हैं तो आप अमरजीत सर जो हैं हमारे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस जाके देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आपके लिए सही है या नहीं। मतलब आपको वो तो अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब आप उनसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं, आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों के सजेशंस पे कोई भी बैच तो खरीद लेते हैं, बट क्या होता है कि सबके माइंड लेवल, सबके अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होते हैं, सबके पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो वो सेम टू सेम नहीं रहता। और इस वजह से हम कोई भी इन्फ्लुएंस हो गए, कोई किसी भी टीचर के बैच को ख़रीद लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो सारे जो मेन टीचर्स जैसे ऑफिसर्स एकेडमी हो गया या फिर नवीन सर के जो क्लासेस हैं उनके वीडियोस, उन सब के जो वीडियोस हैं वो सब यूट्यूब पे डेमो क्लासेस के रूप में अवेलेबल रहते हैं। आप जाके सर्च कर सकते हैं
और उनके डेमो क्लासेस ले सकते हैं और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बैच आपको लेना चाहिए। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रख के ही पढ़ा था और जो NCERT SCERT गिस्ट है उसे साइंस के लिए पढ़ा था। और 6 to 8 10th की मैथ्स को मैंने जो है 6 to 8 10th की मैथ्स को RS अग्रवाल से कवर किया था, वो भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो मुझे लगभग याद थे। थोड़े प्रॉब्लम मुझे 10th की मैथ्स में हुए थे, मतलब जो मैं भूल गई थी तो वो मैंने बनाया था, तो इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो यू नीड टू टेक अ बैच, आपको बैच लेने की ज़रूरत है। आप बस एक जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ भी अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते, एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बस यही करना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए चलना है। मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देती हूँ। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप कोई बैच लेते भी हैं तो आप टोटली 110% उस बैच पे निर्भर नहीं रहिएगा, क्योंकि बैच जो होता है वो ऑल स्टूडेंट्स के लिए होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसमें सारे स्टूडेंट्स को लेके टीचर साथ साथ पढ़ाते हैं, तो उनको धीरे धीरे लेके चलना होता है। फिर लास्ट में आपका बर्डन हाई हो जाता है और इस चक्कर में आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो अपने बुक्स को स्टडी करते हुए चलिए। जैसे आपको बैच लेना है तो बैच के लिए 1 to 2 आवर्स रखिए आप, लेकिन जो बाकी स्टडीज़ के टाइम है उसको आप खुद से अपने बेसिक बुक्स को पढ़ने में लगाइए। और हाँ, एक और चीज़ है फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि एस चंद की जो बुक है वो हिंदी मीडियम में भी आती है। मुझे पहले इसका आइडिया नहीं था, मैंने सर्च किया है तो मुझे दिखा है। तो एस चंद की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप एस चंद की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं साइंस को कवर करने के लिए, चाहे वो क्लास 6 to 8 वाले बच्चे हों या फिर 9-10 वाले बच्चे हों, या फिर जो 11th-12th वाले जो हैं वो भी 6 to 10th की बुक्स को ज़रूर पढ़ेंगे, जिनका जो बैकग्राउंड साइंस है उनके लिए, ताकि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इस तरह से आप पढ़िएगा फ्रेंड्स। चलिए, हमारी बातें बहुत ज़्यादा हो गई। मॉक्स पे वीडियो मैं एक ले आऊँगी, या सेट जो है कैसे नंबर इंक्रीज़ करें उस पर वीडियो ले आऊँगी। TGT मैथ्स की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी फ्रेंड्स। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइस। आप लोग मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है टू मेक सच वीडियोस। और मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी, स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी, और आपके सिलेक्शन जर्नी में आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, आपके सक्सेस जर्नी में मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं आपके साथ हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं सबके लिए वीडियो लेके आऊँगी। TGT हिंदी, इंग्लिश और भी जो हैं PGT वाले जूलॉजी वगैरह के लिए, उन सब के लिए लेके आऊँगी। थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, बट मैं सबके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियोस को प्लीज़। सपोर्ट करिए मुझे और मोटिवेट करते रहिए मुझे भी, और मुझे मोटिवेशन आपकी कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब, जितने सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाते हो उनसे ही मिलती है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करते रहिए, दैट विल मोटिवेट मी सो मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर 505 सब्सक्राइबर्स। 505 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ, तहे दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिएगा, डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू करिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।